और ये जितने भी बार आक्रांता और ये जो हमारे दुश्मन थे, इन शुरू से हमारे देश की जड़ा पर, हमारी शिक्षा पद्धति पर चोट मार मार के हमारे देश ने कमजोर करने की पूरी कोशिश करी। हमारी शिक्षा पर इसलिए चोट करी गई क्योंकि किसी देश की शिक्षा है इसी चीज है जो उठे के इंसान और उसके समाज ने जोड़ के रखा है। दिल तक जुबाते देखने आया न सब न परवीन राजपूत का राम राम। हमारा वो भारत जो कदे विश्व गुरु होया करता, आज उसका युवा का काम सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाना रह गया। क्यों होया ऐसा का? क्या है इस बात का कारण? हमारे इस भारत ने श्री राम दिए, श्री कृष्ण दिए, हमारे इस गुरुकुल पद्धति में चाणक्य जैसे गुरु आए जिन्हें चंद्रगुप्त दिए, द्रोणाचार्य जैसे गुरु ने अर्जुन बनाए। उनकी उस गुरुकुल पद्धति का अंदर इतने बड़े बड़े महान हस्ती जो निकले हैं, हम उनका पूरा वर्णन भी नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होया कि जो हमारा युवा है वो एकदम तक अटके इस रास्ता पा गया कि जो आज के बालक जो शिक्षा लेने लाग रहे हैं ना तो वह उनका किसी काम की है और ना उनका पढ़ने में उसमें मन है। हमारी इस शिक्षा पद्धति में इतना बड़ा अंतर क्या आया? सोने की चिड़िया बनाने वाली जो शिक्षा थी उसमें बालक सिर्फ और सिर्फ एक किताबी कीड़ा बना दिए। हमारी प्राचीन वैदिक शिक्षा प्रणाली, हिंदी में बोला एनिशिएंट वैदिक एजुकेशन सिस्टम, हमारे इस पद्धति का फोकस संस्कृत होया करता और इसके अंदर है ना वेद उपनिषद धर्मशास्त्र पढ़ाए जाया करते और इसका लक्ष्य बालक का आंतरिक विकास के साथ साथ बाह्य विकास भी होया करता। बालक गुरुकुल के अंदर शिक्षा पाया करते, जेठा वो अपना गुरु ने देख के उसने फॉलो कराया करते, उसके अंदर के जो संस्कार होया करते उन पर चला करते। इन आश्रमा में डिसिप्लिन, ट्रूथफुलनेस, सेल्फ अलायंस जैसी शिक्षा बालक दी जाया करती। इस पद्धति में बालक आश्रम और गुरुकुला में रहा करते अपने गुरुजना के साथ में और इनमें वो अपने गुरुआ ने देख के हर तरह की जिंदगी की सीख लिया करते। इन गुरुकुला में शिक्षा आसमान के नीचे पेड़ा की छाया में होया करती और जिसका अंदर प्रैक्टिकली शिक्षा दी जाया करती, उसका अंदर नोट लर्निंग का तो कोई कॉन्सेप्ट ना था। इस प्रणाली के अंदर एजुकेशन पार्ट और करिकुलम डिजाइन जो होया करता वो सब गुरुआ के द्वारा बनाया जाया करता, ना कि किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। और जो भी चीज बालक तक पढ़ाई जाएगी या सारी चीज गुरु डिसाइड करा करते, उसके अंदर किसी गवर्नमेंट का कोई रोल ना होया करता। बालक ने किसी तरह की भी कोई फीस को नहीं देनी पड़ा करती। उनकी पढ़ाई का जो भी खर्च होया करता, जो रहना सहना तक लेके खाना पीने तक का जो भी खर्च होया करता, सब गुरुकुल उठाया करते, वो गुरुआ की जिम्मेदारी होया करती। हाँ, इसके अंदर जो राजसी परिवार होया करते और जो भी स्टेट एड्स होया करते वो अपना थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया करते, वो इसके अंदर एक बहुत बड़ा डोनेशन दिया करते। जो दान वो दिया करते उस दान तक आश्रमा के अंदर अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया फैसिलिटी दी जाया करती बालका तक। सबसे मेन बात तो होया करती आश्रम में कि जो शिष्य और जो गुरु होया करते उनके बीच का जो रिलेशन होया करता ना, वो उनकी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होया करती। गुरुआ के साथ रहने थे उनका लर्निंग प्रोसेस होया करता और वो अपने गुरुआ का उच्चतम व्यवहार जो था उसका अनुसरण कराया करते। हमारा इस सिस्टम के अंदर जो भी सिलेबस होया करता ना वो बहुत डायनेमिक तरीके तक करिकुलम में ऐड कराया गया था। हमारी जो शिक्षा थी वह इसमें अलग अलग स्टेजेस में बटी उड़ी थी, जिसमें उनका मेन टारगेट बालक का फिजिकली, मेंटली और इमोशनली डेवलपमेंट होया करता। जो हमारे करिकुलम का पार्ट होया करता वो वेद, वेदांत, उपनिषद, तर्कशास्त्र, दर्शन इन सब से लिया गया था। षड्दर्शन यानी कि शिक्षा की 6 दशा, न्याय, वाइसोस, योग, वेदांत, सांख्य, मीमांसा, इन सब पर फोकस करा जाया करता। अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ग्रामर पर भी फोकस करा जाया करता। इसके साथ साथ फेयर मिलिट्री, पॉलिटिक्स और रिलीजन भी पढ़ाए जाया करते। जिबे तो कही जा है कि श्री कृष्ण जी ने संदीपन ऋषि का आश्रम में 64 कलाएं सीखी। 64 कलाएं का मतलब उन्होंने 64 तरह की शिक्षा ग्रहण करी थी उन आश्रम में, जिसका अंदर डांस, म्यूजिक, ज्वेलरी मेकिंग, मेंटोलॉजी, पॉलिटिक्स, साइंस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, मेडिकल कल्चर और भी बहुत सारे विषय हमारे गुरुकुल और आश्रम में पढ़ाए जाया करते। वैसे अपने व्यापार और भी सशक्त और सुदृढ़ किस तरह बना सके इस चीज पर भी ध्यान दिया जाया करता। उनते एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और ट्रेड भी सिखाए जाया करते। साथ ही साथ उनते मल्टीपल लैंग्वेज, रेट ऑफ वेजेस, परचेज एंड सेल्स रूल्स, अर्थमेटिक इकोनॉमिक्स, कमर्शियल ज्योग्राफी, साइंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड बिजनेस मेथड भी सब सिखाए जाया करते। क्योंकि उस टाइम पे किताबा में ज्ञान नहीं होया करता, श्रुति परंपरा के अनुसार ही बालक इन चीजा न समझा करते। ओरल ट्रांसफर मेथड के द्वारा अगली जनरेशन में यह सब चीज पूछाई जाया करती। डिबेट और डिस्कशन के थ्रू कॉन्सेप्ट को बेस में समझना और उसके लिए नए नए मेथड खोजने पर फोकस किया जाया करता। पढ़ाई 3 तरीके पर आधारित थी। स्वरण यानी कि गुरु ने सुनना, मनन यानी उसके ऊपर विचार करना और निध्यासन यानी उसमें बार बार रिवाइज करना। यो मेथड इतना ओपन डाइवर्सिस था कि इससे लर्निंग अपॉर्चुनिटी मैक्सिमाइज होया करती। बहुत सारे लोग हमारी इस गुरुकुल परंपरा पर आंगली ठांदी कहा है कि उस टाइम पर गुरुकुल आश्रमा के अंदर औरतें शिक्षा नहीं दी जाया करती। तो मैं उनसे पूछना चाहूँ, चलो हमें बता दो, हमारी महान जो ऋषिकाएं हुई हैं, गार्गी, लोपामुद्रा, इंद्राणी, मैत्री, ये सब गढ़त आई थी। तो हमारे हिंदू धर्म में शुरू से औरतें समान अधिकार दिए गए हैं। उन ग्रुप में यानी कि गुरुकुल आश्रमा में जाके शिक्षा ग्रहण करने की पूरी आजादी होया करती।
उनका उपनयन संस्कार भी करा जाया करता। ये जो पढ़ी लिखी जो ऋषिकाएं होया करती, इनमें दो तरह की होया करती, एक सदीदुआ, दूसरी ब्रह्मवादिनी। सदीदुआ वह होया करती जो शिक्षा ग्रहण करने के बाद शादी करके गृहस्थी संभाला करती, और ब्रह्मवादिनी वह होया करती जो ब्रह्मचर्य का पालन करा करती और पूरी उम्र शिक्षा ग्रहण करना और शिक्षा देना यो काम करा करती। हमारी वैदिक शिक्षा प्रणाली में बालक घर से दूर रह के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करा करते, और उसके साथ साथ वो जीवन का तरीका भी सीखा करते, और उसके बाद वो अपनी हायर स्टडी खातर शिला, नालंदा, वल्लभी जैसे विश्वविद्यालय में जाया करते, जड़े ये इंजन स्क्रिप्चर्स, मेडिसिन, सोशियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मिलिट्री साइंस जिसे विषय में ख्याति प्राप्त करा करते। कौशल प्रदेश और मगध जैसी जगह तभी बालक इन हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ने आया करते। नालंदा यूनिवर्सिटी में तो देश विदेश के बालक पढ़ने खातिर आया करते, जिसमें इंसान का नाम तो सबने सुना होगा, चाइनीज स्कॉलर जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी में योग शास्त्र सीखा था। हमारी इस यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी जैसे विषय पढ़ाए जाया करते। यह हमारे भारत की सबसे मान्यतम यूनिवर्सिटी थी, तो बख्तियार खिलजी नामक क्रूर शासक ने खत्म कर दी। इसने हमारे बहुत सारे गुरु, आचार्य और उनके सबके वध कर दिए, और पढ़ने वाले बालक थे इसने मरवा दिए। इसका कारण यो था कि एक बार खिलजी बीमार पड़ गया और उसने अपने वैद्य हकीम सारे बुलाकर खूब इलाज करवाया, पर वो उनका ठीक को नहीं होया। फिर नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद शाखा के प्रमुख राहुल श्री भद्र जी ने उसका इलाज कराया, तो वो ठीक भी हो गया। तो उसने या अपने हकीमा की विफलता थी, उसका या कालजा में चुभ गई। किते न किते भारतीय जो पद्धति है वह हमारे मुगला की पद्धति तो मान है, तो उसने खत्म करने की ठान ली। इसने अपना कर्ज की आग ठंडी करने खातर इस खिलजी ने हमारे इस नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी। हमारी लाइब्रेरी में इतनी किताब और इतने ग्रंथ थे कि वह उसमें लगाई उड़ी आग 3 से लेकर 6 महीना तक बढ़ती रही थी। सोचो, हमारा ज्ञान, हमारी धरोहर सब कुछ इन मुगला ने राख कर दी, और जिस आक्रमणकारी की वजह से हमारा इस विश्वविद्यालय ने राख में बदलना पड़ गया, उसका नाम ना ये सेलिब्रेट करे हैं। नालंदा का पास का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बख्तियारपुर जंक्शन रखा है, और इस महमूद गजनबी ने तो हमारा भारत जी भर के न लुटिया। जो भी लूट कापी सालियाना है उस हमारे देश में इनका प्राइमरी फोकस इस्लाम और मुगल सिस्टम था। ज्यादातर जगह आप न कुरान पढ़ना कंपलसरी कर दिया। जिस तरह हमारे गुरुकुल और आश्रम होया करते उससे तरिया इनने मकदम और मदरसा का निर्माण कराया, जिनमें इस्लामिक एजुकेशन पर फोकस करा जाया करता। आज भी हमारी शिक्षा के अंदर इन मुगला ने बड़ा चढ़ा के दिखाया जा है। जो ये कह है कि इन मुगला ने बहुत सारे काम करे, हमारे देश में डेवलपमेंट लेके आए, इस तरह बात करने वाले लोगों ने यो जानना जरूरी है, औरंगजेब ने हमारे बहुत सारे मंदिर तोड़वाए, पाठशाला और हिंदू लर्निंग सेंटर्स सारे खत्म कर दिए, और उसका टारगेट वो गुरुकुल और पाठशाला होया करते जो हमारे मंदिर और मोनेस्ट्रीज से जुड़ रहे थे। हिस्टोरिकल एथेंस एक किताब है जिसके अंदर 1669 में औरंगजेब ने अपना गवर्नर तय कही थी हिंदू स्कूल और मंदिर ये सब कुछ खत्म कर दिए जाएं, और हिंदुआ की जितनी भी पढ़ाई और धर्म से संबंधित प्रैक्टिस की जितनी भी जगह है उन सब पर रोक लगा दी जाए और वो खत्म कर दी जाए। सब तो हमारा धर्म ने खत्म करने के तरीके थे। और इस्लाम में अगर अमूर्ता की शिक्षा की बात करा तो वो तो बिल्कुल ना के बराबर है। इस अमूर्ता की शिक्षा खातर कुछ भी नहीं होया करता। कुछ एक मुस्लिम विधवा आया करती, वो छोटी मुस्लिम लड़कियां न पढ़ाया करती, और औरता की शिक्षा का उत्तरदायित्व तो सिर्फ और सिर्फ उनके घराड़ा का होया करता। मुस्लिम लड़कियां ने कोई शिक्षा का अधिकार नहीं था। कुछ एक जो रॉयल फैमिलीज होया करती उनमें लड़कियां तो थोड़ी बहुत शिक्षा दी जाया करती, वो भी बस इतनी कि लिख सके और पढ़ सके। और ये बात करें हमारे प्राचीन काल में औरता की शिक्षा के ऊपर, मैं हमारे धर्म और हमारी संस्कृति और हमारी शिक्षा टारगेट बना के खत्म करी गई है। हमारी जो थोड़ी बहुत वैदिक शिक्षा जो बची थी वो हमारे मान ब्राह्मणा के बलिदान के कारण। और भैया मुगला के बाद फिर आगे हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत ने भी हमारी भारत की शिक्षा प्रणाली पर जी भर के अटैक कराया, क्योंकि वो अच्छी तरह समझ चुके थे कि हमारे देश की जो असली पावर है ना वो हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति में है। बहुत सर्वे करवाने के बाद और बहुत सारी जानकारियां के बाद वो अच्छी तरह समझ चुके थे कि भारतीय की असली ताकत उनका धर्म में है, और वो धर्म हमने हमारे गुरुकुल और हमारे आश्रम में सिखाया जाओ है। मुनरो ने तो हमारे भारत का लिटरेसी सर्वे भी कराया था, जिसमें उत्तरी भारत में 99% और दक्षिणी भारत में 100% शिक्षा की दर थी। इस तरह सर्वे अंग्रेज समझ चुके थे कि हमारी जो असली ताकत है हमारे शिक्षा और हमारे गुरुकुल है। इस हमारे ब्रिटिशा ने पहला अटैक हमारी शिक्षा पर कराया, और अंग्रेजा का सबसे लंबा चालन वाला जो अटैक था ना वो था हमारी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, और उसके जो इफेक्ट है ना वो हम आज तक जलन लाग रहे हैं। मैकाले ने तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली और पद्धति थी ना वो पूरी तरह से नकार दी थी। एक किताब है द ब्यूटीफुल ट्री इन डिजाइन इंडियन एजुकेशन, रिटन बाय धर्मपाल, जिसके अंदर धर्मपाल जी ने खुद बताया है कि वो ब्रिटिश म्यूजियम में गए थे और उन्हें जाके उन सारे रिपोर्ट्स का एग्जामिन कराया, और उसके बाद उन्हें यह किताब लिखी
इसमें बताया गया था 18th सेंचुरी जो थी उसके अंदर अंग्रेजा ने वो सारे फाइनेंस रिसोर्स खत्म कर दिए थे जो हमारी भारतीय शिक्षा ने सपोर्ट करे थे। यो सब करने के बाद भी भारतीय ने अपनी शिक्षा नहीं छोड़ी। 1822 में अंग्रेजा ने फिर जानने की कोशिश करी कि हमारी शिक्षा कितनी चल रही है। इस सर्वे में उन्होंने पाया कि बंगाल में 1 लाख विलेज स्कूल चलने लग रहे हैं और मद्रास में तो कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिसके अंदर कोई गुरुकुल या स्कूल ना हो। और महाराष्ट्र में तो अगर कितने 100 आदमी भी होते ना तो वहां पर भी एजुकेशन सिस्टम होया करता। सबसे मुख्य बात यह थी कि इन छोटे छोटे गांव में मरीन विद्यालय और स्कूलों का अंदर भारत धर्म की शिक्षा दी जाया करती जो अंग्रेजा ने बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। सोचने की बात यह है कि हमारी जब शिक्षा प्रणाली इतनी मजबूत थी तो यह सब खत्म किस तरह हुई। अंग्रेजा ने जो थोड़ा बहुत हमारी शिक्षा प्रणाली पर खर्च होया करता ना वो भी बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने हमारी फंडिंग बिल्कुल कम कर दी और अजीबोगरीब रूल लाया करते जिसके अंदर हमारी शिक्षा प्रणाली ने गिराया जा सके। और इस दौरान फिर मैकाले की एंट्री हुई। उसने अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग इंग्लिश निर्देशक भाषा बना दी और जो भारतीय शिक्षा पद्धति पर जो पैसा खर्च होया करता वो सारा पैसा इंग्लिश पर खर्च होने लगा। इस तरह उसने भारतीय शिक्षा प्रणाली का पैसा इंग्लिश की तरफ डाइवर्ट कर दिया। मैकाले का सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल काम था उसका डाउनवर्ड फिजिशियन मेथड, जिसके अकॉर्डिंग वो ब्राह्मणा ने इंग्लिश की शिक्षा देने लगा। इस थ्योरी ना हम आज भी नहीं समझ पाए। मैकाले की इस घटिया सोच के कारण हमारे ब्राह्मणा तक 100 साल तक अंग्रेजी की शिक्षा दी गई, जिसके कारण हमारी और बाकी जो भी जाति थी उन सब का जो व्यापार और बिजनेस था वो सब कुछ चौपट पड़ गया। इंडियन मार्केट में अंग्रेजी सामान आने लग गया। अंग्रेजा की पूरी कोशिश थी कि हैंडीक्राफ्ट और लोकल बिजनेस ने बिल्कुल खत्म कर दिया। दूसरी तरफ किसानों ने भी दिक्कत आने लगी थी क्योंकि ब्रिटिश लैंड पॉलिसी के हिसाब से किसानों पर अपनी खुद की जमीनें को नहीं रही। वो सारे अपनी जमीन खोके इनके बंधुआ मजदूर बन गए थे और वो चीज उगा सके थे जो अंग्रेज चाहा करते। इस शिक्षा प्रणाली में बाकी जातियां ने भी इग्नोर किया जाता। इस 100 साल का अंदर हमारी सब कास्ट गरीब, अनपढ़ और समाज में पिछड़ी हुई होगी। हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति में गुरुकुल के अंदर सारी जातियां के बालक पढ़ा करते। वो ब्राह्मण जिसके ऊपर समाज ने चलाना और उसका मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी होया करती, वो इस अंग्रेजी शिक्षा के हिसाब तक बिल्कुल भटक चुके थे। अंग्रेजा की पूरी सोच समझ की चाल के अनुसार हमारी शिक्षा पद्धति बिल्कुल खत्म कर दी गई। मैकाले ने या अंग्रेजी शिक्षा हमारे भारत में लाके अंग्रेजा खातर बहुत बड़ा काम कराया। हम इन सारी कमियां के खातर मुगल, अंग्रेज या फिर मैकाले ने दोष नहीं दे सकते। इसके अंदर हमारा भी खुद का भी योगदान है क्योंकि देश की आजादी के बाद हमने हमारा इस एजुकेशन सिस्टम ने बदलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी और एज इट इज मैकाले की शिक्षा पद्धति हमारी बालकाते आज तक पढ़ाई जान लग रही है। हमारे जो बहुत सारे ऑप्शन थे 1950 में ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ने बदल के भारतीय शिक्षा प्रणाली ला सका थे, भारत में फिर तक गौरवशाली बना सका थे, लेकिन नहीं, अपना सिस्टम बनाने की हमने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी और उससे मैकाले के सिस्टम ने कॉपी करते रही। और आज हमारे बच्चा की जो शिक्षा प्रणाली है उसके उत्तरदायी तो हम खुद भारतीय हैं। उस एजुकेशन ने कोड करना हमारी सबसे बड़ी गलती है जो हमने हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में वह ऐड कर दी और फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड करना भूल गए। भारत 1950 में सोशलिज्म की राह पर चल पड़ा था और हमारा एजुकेशन सिस्टम में मैकाले की बेकार थ्योरी फॉलो करी जान लग रही थी और इसी के कारण हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो प्राइवेटाइज होगी। जो उच्च स्तर की शिक्षा ना रह के जो लिबरल पॉलिसीज पर चालू करके और भी बदतर कर दी। जो आधुनिक बदलाव करे जाने चाहिए थे उनका नाम पर कुछ नहीं कराया। 1950 में हमारा प्रारंभिक समय था और उस टाइम पर हमने ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, पर छोड़ो उस टाइम कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज के तत्कालीन वर्षा में भी हमारा इतिहास इतना खत्म कर दिया गया, तरोड़ मरोड़ के बड़काते ही पढ़ाया जान लग रहा है, वो भी हमारी बेसिक और हायर एजुकेशन के अंदर, चाहे वह एनसीईआरटी हो या फिर कॉलेज, जरा सबकी मारती गलत हिस्ट्री पढ़ाई जान लग रही है। इसका अंदर ये घटिया गिरे उड़े मुगल्स ने ग्लोरीफाई करके दिखाया जा है। भारत के असली रूलर्स और हिंदू राजा के बारे में तो कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता बड़काते। एनसीईआरटी ने जो हमारी इतिहास की किताबों में बार बार ये औरंगजेब और ये मुगल घुसेड़ दिए, जब उन पे सवाल कराया गया तो उसने आरटीआई में इसका कोई भी जवाब ना दिया। एक राष्ट्र जिबे कमजोर हो है जब वो अपनी जड़ा तो दूर हो जाए है। और ये जितने भी बार आक्रांता और ये जो हमारे दुश्मन थे इन शुरू से हमारे देश की जड़ा पर, हमारी शिक्षा पद्धति पर चोट मार मार के हमारे देश ने कमजोर करने की पूरी कोशिश करी। हमारी शिक्षा पर इसलिए चोट करी गई क्योंकि किसी देश की शिक्षा ऐसी चीज है जो उठे के इंसान और उसके समाज ने जोड़ के रखा है। पर इन विदेशियों ने हमारी एजुकेशन इतनी मैनिपुलेट कर दी तो फिर हमारे समाज ने तो सफर करना ही था। और हमारी शिक्षा का इतना बड़ा बदलाव का कारण आज हमारे बालक वो उच्चतम शिक्षा ना पाके नहीं या रट्टाफिकेशन करना पड़ रहा है। उन्हें वो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो उनको बिल्कुल काम नहीं आवेंगे। हमारे बालक इस अनबैलेंस सिस्टम तक गुजरन लग रहे हैं और इनकी मेन प्रायोरिटी सिर्फ मार्क्स रह गए, नंबर लाना, जिससे वो आगे चल के सिर्फ जॉब कर सके, नौकरी कर सके, जिसमें हमारे समाज का निर्माण तो कोई मतलब नहीं है। और जड़े देश प्रेम की भावना तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है।
वास्तव में एक देश और एक समाज का निर्माण जब हो है जब उठ के रहने वाले अपने देश पे प्यार करे और उसकी मान्यता और उसकी सभ्यता और उसकी संस्कृति ने समझे और उसका सम्मान करे, और हमारी शिक्षा प्रणाली पर करी गई चोट ये सब चीजें न खत्म करे है। मेरा सब तो बस एक यो अनुरोध है, अगर स्कूला में यह शिक्षा नहीं दी जाती तो आप घर ने अपने बालका ने वो संस्कार वो शिक्षा दो जो उनके खातिर जरूरी है, जो इस देश का निर्माण कर सके। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय मां भवानी।